Assalamu alaikum student. Today's lecture outline is electric polarization, energy stored in a capacitor, charging of capacitor and discharging of capacitor. Moving towards our first topic, which is electric polarization. Electric polarization refers to the separation of center of positive charge and the center of negative charge in a material. The separation can be caused by a sufficiently high electric field. अगर आप इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की लफ्जी मायनों को देखते हैं तो वो आपके पास है किसी भी चीज को अलाइन करना। यानी कि जब हम पोलराइजेशन के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट किसी भी चीज को अलाइन करने का कॉन्सेप्ट है। मिसाल के तौर पे आपने फर्स्ट ईयर में स्टडी किया था पोलराइजेशन ऑफ लाइट, यानी कि हमने लाइट को अलाइन किया था यूनिडायरेक्शनल, यानी कि एक डायरेक्शन के अंदर मूव करवाने के लिए। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड को अलाइन करना विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, या हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्जेस को एक अलाइन पैटर्न के अंदर अरेंज करने का नाम हमारे पास पोलराइजेशन कहलाता है। अब ये पोलराइजेशन हमारे पास उस वक्त जनरेट होती है जब हम किसी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नंबर ऑफ चार्जेस या किसी ऐसे मटेरियल को इंसर्ट करते हैं जिसमें नंबर ऑफ चार्जेस मौजूद हों और उन नंबर ऑफ चार्जेस की किसी किस्म की कोई अलाइनमेंट ना हो, या वो नंबर ऑफ चार्जेस स्प्रेड हुए हुए हों उस शीट के ऊपर, उस मटेरियल के ऊपर विदाउट एनी पैटर्न। जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस तरह के मटेरियल को इंसर्ट किया जाएगा तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये चार्जेस अलाइन हो जाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस साइड से स्टार्ट हो रही है, इट मींस दैट जिस साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड इमिट आउट हो रही है और जिस साइड पे एंड हो रही है, यानी कि पॉजिटिव साइड ऑफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नेगेटिव साइड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपके पास उस साइड के ऊपर, उस साइड पर उस मटेरियल के अंदर चार्जेस अलाइन होना शुरू हो जाएंगे। यानी कि पॉजिटिव साइड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपके पास नेगेटिव चार्जेस अलाइन होना शुरू हो जाएंगे और नेगेटिव साइड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के पास पॉजिटिव चार्जेस की अलाइनमेंट स्टार्ट हो जाएगी। ड्यू टू पोलराइजेशन द मेजर रेजिस्टेंस अपीरेंट रेजिस्टेंस इज हायर देन द ट्रू रेजिस्टेंस। क्योंकि हम बात करते हैं पोलराइजेशन की, तो पोलराइजेशन के अंदर जब चार्जेस की अलाइनमेंट हो जाएगी तो अलाइनमेंट की वजह से चार्जेस एक रेजिस्टेंस जनरेट करेंगे मूव करने के लिए किसी और फ्री चार्ज को अपने अंदर से। तो इस सूरत में हम कहेंगे कि उसकी जो रियल रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर इनहेंस हो गई और एक अपीरेंट रेजिस्टेंस आपके सामने आई जो उसकी रियल रेजिस्टेंस से ज्यादा है। When insulating material with relative permittivity epsilon r is inserted into an initially charged parallel plate of a capacitor, here is your diagram. Suppose that आपके पास यहां पर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मौजूद है जिसकी पॉजिटिव प्लेट ये आपको दिखाई दे रही है, जिसकी नेगेटिव प्लेट ये आपके सामने मौजूद है। क्योंकि हमें पता है कि जिस वक्त हमने कैपेसिटर को स्टडी किया था तो हमने कहा था कि कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो चार्जेस को स्टोर करती है और चार्जेस को स्टोर करने का फिनोमेना उनके दरमियान मौजूद इंसुलेटिंग मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। प्लस अगर इंसुलेटिंग मीडियम नहीं है तो उनके दरमियान एक वैक्यूम का होना लाजमी है। किन चीजों के दरमियान? यानी कि दो मेटल प्लेट्स, दो इलेक्ट्रोड्स जिनकी मदद से कैपेसिटर बन रहा है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये आपके पास पॉजिटिव प्लेट है, यानी कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वो प्लेट है जिसपे पॉजिटिव चार्जेस एक्सिस अमाउंट में मौजूद हैं, ये वो प्लेट है जिसपे नेगेटिव चार्जेस एक्सिस अमाउंट के अंदर मौजूद हैं। तो इनके दरमियान अगर वैक्यूम होगा तो वैक्यूम की वजह से इनके दरमियान एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई होगी जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आपको नजर आएगी।
लेकिन अगर मैं इसके दरमियान एक इंसुलेटिंग मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक, जिसे हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, और इसकी परमिटिविटी जो है वो एप्सिलॉन आर से शो की जाती है, अगर मैं इसको यहाँ इंसर्ट कर दूं तो लाजमी सी बात है कि इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर भी चार्जेस मौजूद होंगे। ये चार्जेस विदाउट एनी पैटर्न फैले हुए होंगे, लेकिन जैसे ही मैं इसे इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अंदर, ये जो आपके पास यहाँ नजर आ रही है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब मैं इसको इंसर्ट करूंगा तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये चार्जेस अलाइन हो जाएंगे, यानी कि पॉजिटिव प्लेट ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरफ तमाम नेगेटिव चार्जेस अलाइन होना शुरू हो जाएंगे और नेगेटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर की तरफ तमाम पॉजिटिव चार्जेस अलाइन होना शुरू हो जाएंगे। इस तरह की अलाइनमेंट को हम इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का नाम देते हैं। इन अदर वर्ड, द अलाइनमेंट ऑफ electric charges in a dielectric medium which is inserted between parallel plate of capacitor is known as electric polarization. The negative charges appear on the left face and positive charges on the right face of dielectric. The phenomena is known as electric polarization, and the dielectric is to be the charges on dielectric faces are called induced charges because they are induced by external electric field and appear on dielectric faces only. जो चार्जेस वहां पे आपके पास अलाइन होकर इंड्यूस हुए हैं, यानी कि जो फेसेस के ऊपर आपको चार्जेस नजर आ रहे हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम के ऊपर, वो आपके पास इंड्यूस चार्जेस कहलाएंगे, क्योंकि वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सिर्फ हमें फेसेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम पे नजर आ रहे हैं। The electric field from the free charge is from left to right, whereas the electric field due to induced charge is from right to left. वो चार्जेस जो कि आपके पास प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे मौजूद है, इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है वो हमें लेफ्ट से राइट की तरफ मूव होती नजर आ रही है, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट लेफ्ट में मौजूद है, राइट साइड पे नेगेटिव प्लेट मौजूद है। जबकि अलाइनमेंट ऑफ चार्जेस जो कि कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर हुई है, उस अलाइनमेंट ऑफ चार्जेस की वजह से जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नजर आएगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट नजर आ रही है, क्योंकि लेफ्ट साइड पर हमारे पास नेगेटिव चार्जेस हैं और राइट साइड पे हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस इंड्यूस हो गए हैं। टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, there are two types of dielectric material due to the structure of molecules. Number one, polar molecules, and number two, non-polar molecules. A polar molecules behave like a permanent dipole, although electrically neutral as a whole. For example, in NaCl, the end with sodium ion is positive while the end with chlorine ion is negative. पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे पास जिनके अंदर परमानेंटली डायपोल मौजूद होते हैं, यानी कि अगर उनको उनके अंदर जो चार्जेस हैं उन चार्जेस की अलाइनमेंट परमानेंट होती है, वो इनिशियली अलाइन होते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि उसमें इनिशियली न्यूट्रल स्टेट में मौजूद होते हैं, उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मौजूद होते हैं। अगर इस तरह के डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स को या इस तरह के किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को अगर हम इंसर्ट करते हैं किसी भी कैपेसिटर के अंदर, तो उसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड उनके चार्जेस को अलाइन करती है, और अलाइन करने के बाद जब उनको वहां से रिमूव किया जाता है तब भी वो अलाइनमेंट वहां पर एज इट इज रहती है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में भी थी। On the other hand, a non-polar molecule like oil has no electric dipole moment in the absence of external field. दूसरी तरफ हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। इन मॉलिक्यूल्स के अंदर हम एग्जांपल लेते हैं ऑयल की, जिनके अंदर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट नहीं होती। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का मतलब है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस अलाइन नहीं रहते जब उनके पास से इलेक्ट्रिक फील्ड या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को रिमूव कर दिया जाता है, यानी कि जब वो ऑयल या इस तरह के नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रिक फील्ड में मौजूद होते हैं तो उस वक्त तक वहां पर
डायपोल मूवमेंट, या आप ये कह सकते हैं कि अलाइनमेंट ऑफ चार्जेस वहां मौजूद होती है, पोलराइजेशन आपको नजर आती है, और जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रिमूव कर दी जाए तो वो पोलराइजेशन वहां से खत्म हो जाती है और ये वापस डिस्पर्स हो जाते हैं इसके इलेक्ट्रिक चार्जेस। In the presence of electric field, non-polar molecule get polarized, और जब एब्सेंस होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की तो वो पोलराइजेशन खत्म हो जाती है। इलेक्ट्रिक डायपोल बेसिकली, डायपोल का मतलब होता है टू पोल्स। इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब है एक ही जगह पर अगर आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं तो ये बेसिकली आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाते हैं। The system in which two charges of equal magnitude but opposite sign separated by a distance d are present is termed as electric dipole। यानी कि आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस एक जगह पे मौजूद हैं, उनके दरमियान एक स्मॉल डिस्टेंस है, तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रिक डायपोल का नाम देते हैं या डायपोल मूवमेंट ऑफ द चार्जेस का नाम दिया जाता है। It is represented by P. It can be calculated by P is equals to QD, यानी कि जो डायपोल है उसकी का सिंबल जो है वो आपके पास P है और इसको कैलकुलेट किया जाता है QD से। यहाँ जो साथ में जो मॉड्यूलस मौजूद है इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज विल बी पॉजिटिव। इफेक्ट ऑफ पोलराइजेशन ऑन कैपेसिटेंस, याद रखिएगा पोलराइजेशन का इफेक्ट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर पे हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि पोलराइजेशन जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उतनी ज्यादा कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इंक्रीज हो जाएगी या इनहेंस हो जाएगी। As a dielectric is inserted into the initial charge parallel plate of capacitor, the molecules in dielectric material have their positive and negative charges separated slightly, causing the molecules to be oriented slightly in the electric field of charged capacitor. Due to polarization, an electric field is set up inside and outside the dielectric. हम कह सकते हैं कि जब आप इंसर्ट करते हैं किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दरमियान, तो उस डाइलेक्ट्रिक के अंदर मौजूद चार्जेस जो हैं वो अलाइन हो जाते हैं और उनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमें इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी नजर आ रही है जो कि चार्जेस की वजह से, और आउटसाइड द डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी हमें नजर आ रही है जो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे मौजूद चार्जेस की वजह से। Charges reduce from the plates and surface charge density also reduce। अगर हम चार्जेस को प्लेट्स पे से रिड्यूस कर देते हैं तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी हमारे पास कम हो जाएगी। सिग्मा इज इक्वल्स टू Q अपॉन A। If charge density reduce then electric field intensity also decrease। अगर चार्ज डेंसिटी रिड्यूस कर दी जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी हमारे पास रिड्यूस हो जाएगी और वो बराबर होती है E is equals to सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। By decreasing the electric field intensity, electric potential also decrease। हमें पता है कि electric field intensity decrease होगी तो electric potential भी decrease हो जाएगा। E is equals to V over D, और E और V आपस में directly proportional है। And according to the capacitance of capacitor, कि जब आपके पास electric potential यानी कि V decrease होगा तो capacitance of capacitor increase हो जाएगी by the formula C is equals to Q upon V। यानी C और V आपस में इनवर्स रिलेशन रखते हैं और V जब डिक्रीज हो रहा है तो लाजमी सी बात है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इंक्रीज हो जाएगी और C आपके पास इंक्रीज हो जाएगी। तो इस सूरत में हम कह सकते हैं कि जब भी आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट करते हैं किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दरमियान तो वहां पर आपके पास वोल्टेज या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों प्लेट्स के दरमियान, वो डिक्रीज हो जाएगा और कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि चार्जेस को स्टोर करने की सलाहियत उस कैपेसिटर के अंदर इंक्रीज हो जाएगी। Thus the polarization of dielectric increase the capacitance of capacitor. Now energy stored in a capacitor, याद रखिएगा कि जब कैपेसिटर को हम यूज कर रहे हैं चार्जेस को स्टोर करने के लिए और चार्जेस जो हैं वो कैरियर होते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी का या इलेक्ट्रिक
हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी का। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि अगर कैपेसिटर में चार्जेस स्टोर हो रहे हैं तो बेसिकली हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं इन टर्म ऑफ चार्जेस। Let us suppose that capacitor is initially uncharged when voltage is zero. हमने कंसिडर किया एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो कि इनिशियली अनचार्ज है, और जब वो अनचार्ज है तो दोनों प्लेट्स के दरमियान, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के दरमियान वोल्टेज जीरो होगा। When it is connected to a source of potential difference V, then it is charged। और जब हमने इसको कनेक्ट किया किसी सोर्स वोल्टेज V के साथ, यानी कि किसी बैटरी के साथ जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा और चार्ज हो जाएगा। Initially voltage is zero when capacitor is uncharged and finally its voltage become maximum V। Initially zero था, चार्ज होने के बाद इसके दरमियान वोल्टेज V हो जाएगा जो कि बैटरी का वोल्टेज होगा, क्योंकि आपको पता है इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि कैपेसिटर उस वक्त तक चार्ज होता रहता है जब तक कि उसका वोल्टेज बैटरी के वोल्टेज के बराबर ना आ जाए, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर becomes equal to the voltage of battery which is connected with this capacitor. The average voltage on the capacitor during the charging process is V over 2। If we talk about the average voltage, तो वो आपके पास क्या होगा कि इनिशियल वोल्टेज और फाइनल वोल्टेज को ऐड करके डिवाइड बाय 2 किया जाए। इनिशियल वोल्टेज 0 है, फाइनल वोल्टेज V है, 0 प्लस V डिवाइड बाय 2 becomes V over 2। Thus the energy stored in a capacitor is, तो एनर्जी जो स्टोर होगी कैपेसिटर में वो क्या हो जाएगी। एनर्जी की इक्वेशन हमारे पास U is equals to QV, ये आपके पास फॉर्मूला फाइंड किया गया है V is equals to W upon Q से। W upon Q जो है वो आपके पास वोल्टेज के बराबर होता है, यानी कि एनर्जी बराबर होती है वोल्टेज बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज या एनर्जी पर यूनिट चार्ज। और जब एनर्जी आप निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा पोटेंशियल, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय चार्ज QV। एनर्जी Q is equals to U is equals to Q V over 2। यहाँ पे हम एवरेज वैल्यू को पुट करते हैं वोल्टेज की जो कि V over 2 आ जाता है। एनर्जी is equals to U is equals to CV V over 2। Q हमारे पास CV के बराबर होता है, ये इक्वेशन हमने कैपेसिटर की टॉपिक के अंदर ड्राइव की थी कि Q बराबर होता है CV के, तो Q is equals to CV, Q की जगह CV पुट किया गया और V over 2 एज इट इज रहा आपके पास। एनर्जी U is equals to CV स्क्वायर ओवर 2, V और V को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास V स्क्वायर वैल्यू आ गई, इसे इक्वेशन 1 कह देते हैं। Since as we know that energy U is equals to Q V over 2, एनर्जी का जो फॉर्मूला था हमारे पास वो हमारे पास ये आया था इनिशियल फॉर्मूला, एनर्जी U is equals to Q स्क्वायर ओवर 2C, बिकॉज वी हैव V is equals to Q upon C। यहाँ पे V की जगह हम Q over C पुट करते हैं उसी इक्वेशन में जो हमने पहले बनाई थी, तो हमारे पास एनर्जी की एक और इक्वेशन आ गई Q स्क्वायर ओवर 2C। एक इक्वेशन 1 हम पहले बना चुके हैं जो कि CV स्क्वायर ओवर 2 है, और एक इक्वेशन ये आ गई जो कि Q स्क्वायर अपॉन 2C के बराबर है। एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं कि इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से एनर्जी स्टोर होती है, हम उसकी जब बात कर रहे हैं, it is possible that energy is being stored in electric field between the plates rather than the potential energy of the charges on the plates। हम ये कह सकते हैं कि हमारे को पॉसिबल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के तौर पे एनर्जी स्टोर हो सकती है बिटवीन टू प्लेट्स of parallel plate capacitor rather than the potential energy of charge on the plates, के आपके पास जो चार्जेस प्लेट्स पे मौजूद हैं उसके फॉर्म के अंदर एनर्जी स्टोर हो। मिसाल के तौर पे मतलब इसका जो मतलब है, जो कॉन्सेप्ट है वही कहना चाह रहा है, इसको अगर हम समझें कि आपके पास जो चार्जेस प्लेट्स पे मौजूद हैं वहां जो एनर्जी स्टोर हो रही है हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर मौजूद है, हम उसे एज अ इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो भी मौजूद है हम उसे इलेक्ट्रिक एनर्जी या एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं।
हम उन चार्जेस की बात नहीं कर रहे कि जो चार्जेस उस प्लेट के ऊपर मौजूद हैं और उनका जो पोटेंशियल है, यानी चार्जेस के दरमियान का जो पोटेंशियल है, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव के दरमियान, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो कि चार्जेस, दोनों प्लेट्स पर मौजूद चार्जेस के दरमियान मौजूद है। Since as we know that V is equals to ED, ये formula we have already derived in potential gradient, which is E is equals to V over D, or if we talk about or rearrange the formula, we get V is equals to ED and C is equals to A epsilon naught epsilon R over D. This formula derived in the case of capacitance of parallel plate capacitor, which is filled by a dielectric or insulating medium. Put these values in equation 1. In equations को in values को equation 1 में अगर put करें, u is equals to half multiplied by a epsilon naught epsilon r over d e d whole square. values को जब put करेंगे तो ये equation आपके सामने आ जाएगी। d को d से cancel कर देंगे तो आपके पास remaining value रह जाएगी u is equals to half multiply e square epsilon naught epsilon r multiply by ad power 1. power 1 का मतलब है कि आपके पास simple ad रहेगा और यहाँ पे ये जो AD है, A आपके पास एरिया को शो कर रहा है, D आपके पास शो कर रहा है डिस्टेंस को, तो एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस आपके पास एक टर्म जनरेट कर देता है और उस टर्म को हम कहते हैं वॉल्यूम। सो द प्रोडक्ट AD इज द वॉल्यूम बिटवीन द प्लेट्स, सो वी गेट another term which is known as energy density. According to the definition of energy density, the energy per unit volume in space between the plates of parallel plate capacitor is called energy density, or we can say that the energy stored per unit volume is known as energy density. Energy density denoted by small u, and the formula for energy density will be energy per unit volume, which is equals to capital U over D. Capital U here mention the energy stored in a capacitor, and AD mention the volume of the volume in which energy stored. So by putting the value of energy in above equation, we get U is equals to half multiplied by E square epsilon naught epsilon R. Now the next topic is charging of capacitor. To charge a capacitor, RC circuit is designed. किसी भी कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए हम एक RC सर्किट को डिजाइन करते हैं। R मींस रेजिस्टेंस एंड C मींस कैपेसिटर। हमने एक सर्किट डिजाइन किया जिसमें हमारे पास एक बैटरी मौजूद है जिसका वोल्टेज 15 वोल्ट है, एक स्विच मौजूद है जो कि कनेक्ट करता है बैटरी को रेजिस्टेंस और कैपेसिटर से, यह सर्किट को कंप्लीट करने का काम आ रहा है। एक रेजिस्टेंस मौजूद है जिसकी वैल्यू है 10,000 ओम्स यानी कि 10 किलो ओम्स, और एक कैपेसिटर मौजूद है जिसकी वैल्यू है 100 माइक्रोफैराड यानी कि इसकी कैपेसिटेंस जो है वो 100 माइक्रोफैराड है। When the switch S is closed to connect the upper circuit, a battery of voltage V start charging the capacitor through resistor. जैसे ही स्विच क्लोज किया जाएगा यानी कि स्विच को हम ऑन करते हैं तो आपके पास ये कैपेसिटर जो है चार्ज होना शुरू हो जाएगा और ये बैटरी इसको स्टार्ट कर देगी चार्ज करना थ्रू रेजिस्टर, यानी कि जो भी आपके पास यहाँ पे चार्जेस फ्लो कर रहे होंगे वो इस रेजिस्टेंस में से पास होते हुए उस कैपेसिटर तक पहुंचेंगे और उसको चार्ज करना शुरू कर देंगे, यानी कि उसकी प्लेट्स के ऊपर अरेंज होना शुरू हो जाएंगे। द चार्ज बिल्ड अप gradually on the plate to the maximum value of Q naught. ग्रेजुअली चार्ज इंक्रीज होना शुरू करेगा उन कैपेसिटर के ऊपर, उस कैपेसिटर की पैरेलल प्लेट्स पर, यानी कि चार्जेस स्टोर होना शुरू करेंगे अपनी मैक्सिमम वैल्यू Q नॉट के ऊपर पहुंचने तक, यानी कि जब तक ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक नहीं पहुंचते ये चार्जिंग चलती रहेगी। सपोज एट t is equals to 0 चार्ज ऑन कैपेसिटर इज 0 यानी Q is equals to 0। जब हमने स्टार्ट किया था चार्ज करना उस वक्त हम टाइम कंसीडर करते हैं कि 0 है, तो उस वक्त हमारे पास चार्ज भी 0 कंसीडर करते हैं। इट कैन बी शोन दैट आफ्टर टाइम t as charge build up on the plates it repel more charge than is arriving and the current drop as the same charge on the plate increase.
हम देखते हैं कि जब आपके पास चार्जेस बिल्ड होना शुरू हो जाते हैं चार्जिंग प्लेट्स कैपेसिटर प्लेट्स के ऊपर, तो वहां पे मौजूद जो और चार्जेस हैं वो आने वाले चार्जेस को रिपेल करना शुरू कर देते हैं और करंट हमारे पास ड्रॉप होना शुरू हो जाता है प्लेट्स ऑफ करंट ड्रॉप एज द चार्ज ऑन द प्लेट इंक्रीज। जैसे जैसे चार्ज हमारे पास बढ़ता जाएगा प्लेट्स के ऊपर, करंट आपके पास वहां पे ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। Charging will stop when the potential difference between the capacitor plates is equal to the EMF of the battery। ये बात मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में भी कही थी कि कोई भी कैपेसिटर उस वक्त तक चार्ज होता है जब तक कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान का वोल्टेज EMF ऑफ द बैटरी या वोल्टेज ऑफ द बैटरी के बराबर नहीं होता। इट मींस दैट जब तक कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम जनरेट नहीं होता, चार्जिंग चलती रहती है, और जैसे ही इक्विलिब्रियम स्टेट आती है, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इमीडिएटली स्टॉप इटसेल्फ। मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर इक्वल्स टू कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई बाय ईएमएफ ऑफ द बैटरी। सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास Q इज इक्वल्स टू CV, यानी कि जो भी चार्ज है हमारे पास वो बराबर होगा कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई बाय ईएमएफ ऑफ द बैटरी के। Experiment shows that the charging process of a capacitor exhibits the exponential behavior, therefore we can write its equation। हमारे पास एक्सपेरिमेंट ये शो करता है कि चार्जिंग प्रोसेस जो है वो बेसिकली एक एक्सपोनेंशियल बिहेवियर शो कर रहा है। एक्सपोनेंशियल बिहेवियर का मतलब है कि इनिशियली बहुत स्पीड में चार्जिंग हो रही है और ग्रेजुअली वो चार्जिंग स्टॉप की तरफ बढ़ना शुरू हुई, या ग्रेजुअली वो चार्जिंग डिक्रीज होना शुरू हुई, और एक वक्त ऐसा आएगा कि जब वो सैचुरेशन रीजन पे पहुंचेगा, तो सैचुरेशन रीजन पे आके ये चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर जो है वो रुक जाएगी। तो इस चीज को उन्होंने एक्सपोनेंशियल बिहेवियर का नाम दिया, और एक्सपोनेंशियल बिहेवियर के लिहाज से जो इक्वेशन ड्राइव की गई वो इक्वेशन आपके पास आती है Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस e पावर माइनस t ओवर RC, वेयर E इज द कांस्टेंट। ये हमारे पास कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 2.7182 है। ये आपके पास ग्राफ आ जाता है चार्जिंग का और टाइम कांस्टेंट t का, कि किस तरह से आपके पास वैल्यू ऑफ चार्ज इंक्रीज होती है। जो इनिशियली आपके पास बिहेवियर है स्ट्रेट लाइन का जो कि अपर साइड पे मूव कर रही है, इसका मतलब है कि चार्जेस स्टोर होना शुरू हुए बहुत फास्ट, और फिर जैसे जैसे लाइन हॉरिजॉन्टल की तरफ मूव करना शुरू हुई, इसका मतलब है कि चार्ज जो है अब अपने सैचुरेशन रीजन की तरफ पहुंच रहे हैं, जहां पे आके चार्जिंग जो है वो ग्रेजुअली स्लो होती जा रही है और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो स्टॉप हो जाएगी। टाइम कांस्टेंट, it is the duration of time for the capacitor in which 63.2% of its maximum value charge is deposited on the plate। ये बेसिकली एक रेफरेंस पॉइंट है 63.2%। टाइम कांस्टेंट बेसिकली आपके पास वो टाइम है जिसमें चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर शो हो रही हो, यानी कि एक कैपेसिटर कितनी देर में चार्ज हो सकता है, कितना चार्ज हो सकता है, ये एक रेफरेंस पॉइंट बना दिया गया जो कि 63.2% है। यानी कि आपके पास अगर दो कैपेसिटर मौजूद हैं और दोनों की चार्जिंग टाइम को आप नोट करना चाहते हैं कि कौन कितनी जल्दी चार्ज हो रहा है, तो आप उसके लिए ग्राफ के थ्रू या एक्सपेरिमेंट के थ्रू कंसीडर करेंगे 63.2% ऑफ द चार्ज। यानी हम ये देखेंगे कि आपके पास दोनों कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर 63.2% ऑफ इट्स मैक्सिमम चार्ज कितनी देर में जनरेट हो जाते हैं या स्टोर हो जाते हैं। जिस कैपेसिटर के अंदर 63.2% ऑफ इट्स ओरिजिनल चार्ज या उसके मैक्सिमम चार्ज के बराबर 63.2% चार्जेस स्टोर हो जाएंगे जल्दी, हम कहेंगे कि इसकी चार्जिंग फास्ट है, इसका टाइम कांस्टेंट स्मॉल है। और जिसके ऊपर यही चार्जिंग 63.2% स्लो होगी या देर से होगी, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर टाइम कांस्टेंट लार्ज है और इस कैपेसिटर की चार्जिंग स्लो है। This can be seen by putting t is equals to RC in above equation। अब इसकी वैल्यू को आप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, या हमने 63.2% किस तरह से फाइंड की है, उस वैल्यू के लिए हम इक्वेशन जो अबव इक्वेशन है Q is equals to Q नॉट 1 माइनस E पावर माइनस t ओवर RC, इस t की जगह हम RC पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी
Q is equals to Q naught 1 minus e power minus 1. e पावर माइनस 1 का मतलब है Q is equals to Q naught 1 minus 1 over 2.718. e पावर माइनस 1 का मतलब है 1 over e, और जब इसको यहाँ पे e की वैल्यू के साथ पुट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन इस कंडीशन में आ जाएगी. Q is equals to Q naught 0.632. 0.632 आपके पास ये वो फैक्टर आ गया. इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये आपके पास 63.2% ऑफ Q नॉट आ जाएगा. यानी कि ये वो चार्जेस हैं कि जिस चार्जेस तक पहुंचने के लिए कोई भी कैपेसिटर चार्जिंग स्टार्ट करता है, और जब ये 63.2% ऑफ Q नॉट पे पहुंचता है तो हम कहते हैं कि चार्जिंग आपके पास यहाँ पर एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच गई है. The graph show that the charge reaches its maximum value sooner when the time constant is small. हमारे पास जो ग्राफ है वो यही चीज शो कर रहा है कि अगर आपके पास टाइम कांस्टेंट स्मॉल है तो आपके पास ये वैल्यू यानी कि जो 63.2% की वैल्यू है उसमें जल्दी कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, और अगर टाइम कांस्टेंट लार्ज है तो इस रीजन या इस वैल्यू तक पहुंचने के लिए टाइम कैपेसिटर जो है वो टाइम ज्यादा लेगा और वो स्लो चार्ज कर रहा होगा. Now the topic is about discharging of capacitor. When the switch S is closed, the charge Q on the right plate of capacitor can now flow through the resistance and neutralize the charge minus Q on left plate. हमने इससे पहले वाली टॉपिक में जो डायग्राम देखी थी उसमें हमने देखा था कि जब हम कैपेसिटर को एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो वो कैपेसिटर चार्ज हो रहा है थ्रू रेजिस्टर, यानी कि उस कैपेसिटर की पैरेलल प्लेट्स पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अरेंज होना शुरू हो जाते हैं और उसको उस वक्त तक चार्ज करते हैं जब तक कि वो कंप्लीटली चार्ज नहीं हो जाता. अब अगर हम उस तमाम चार्जेस को वापस उस सर्किट में फ्लो करवाना चाहते हैं तो इस प्रोसेस को हम डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर कहते हैं, और इस प्रोसेस के लिए हमारे पास उस बैटरी की जगह एक लोड रेजिस्टेंस का होना जरूरी है. यहाँ अगर आप इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के लिए एक सर्किट को दिखाया गया है जिसमें आपके पास एक स्विच मौजूद है जिसको की के कहा गया है. अगर स्विच की के को मैं ए टर्मिनल के साथ या ए स्विच के साथ कनेक्ट कर दूं तो ये कैपेसिटर कनेक्ट हो जाएगा अप्लाइड वोल्टेज से और स्टार्ट हो जाएगा चार्ज होना. जिस वक्त ये कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा उसके बाद मैं इस स्विच को चेंज करता हूं और सी को कनेक्ट कर देता हूं बी के साथ, तो ये कैपेसिटर कनेक्ट हो जाएगा एक बल्ब यानी कि एक लोड रेजिस्टेंस के साथ, और जैसे ही ये बल्ब के साथ कनेक्ट होगा तो जितने भी चार्जेस इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर मौजूद हैं वो इस बल्ब के थ्रू डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएंगे, या हम ये कह सकते हैं कि उनकी एनर्जी इन टर्म ऑफ लाइट एनर्जी रिलीज होना शुरू हो जाएगी. The charge left on either plate at time t can be determined by कुछ टाइम बाद जो चार्ज डिस्चार्ज होने के बाद कैपेसिटर पे जितने चार्ज बचेंगे हमारे पास उनके लिए जो इक्वेशन हम ड्राइव करते हैं वो इक्वेशन आपके पास Q is equals to Q naught e पावर माइनस टी ओवर आर सी के बराबर होती है. यहाँ आपके पास डिस्चार्जिंग कर्व शो किया गया है कि आपके पास डिस्चार्ज होना जब शुरू होता है कैपेसिटर तो उस वक्त टाइम 0 होता है और नंबर ऑफ चार्जेस की तादाद मैक्सिमम होती है. यानी द ग्राफ शोज दैट द डिस्चार्ज बिगिन एट t is equals to 0 and Q is equals to Q naught and the decrease gradually. ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ग्रेजुअली डिक्रीज होना शुरू करते हैं. पहले चार्ज इनिशियली फास्ट डिस्चार्जिंग स्टार्ट होती है और जैसे जैसे ये डिस्चार्जिंग खत्म होने लगती है डिस्चार्जिंग प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाता है. Smaller value of time constant RC lead to the more rapid discharge. सेम चीज अगर आपके पास टाइम कांस्टेंट स्मॉल है तो चार्जिंग भी फास्ट होगी, और अगर आपके पास टाइम कांस्टेंट RC स्मॉल है तो डिस्चार्जिंग भी चार्ज हो रही होगी. इसी तरह से अगर RC लार्ज है तो चार्जिंग भी स्लो होगी, और RC अगर लार्ज है तो डिस्चार्जिंग भी स्लो होगी. तो हम कह सकते हैं कि टाइम कांस्टेंट डिपेंड on the we can say that the charging and discharging is depends on the time constant of any capacitor.
When t is equals to rc, the magnitude of charge remaining on each plate is, अगर हम इस t की जगह, जो अब इक्वेशन t है, यहाँ पे अगर हम rc की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन जो रह जाती है वो रह जाती है q इज इक्वल्स टू q नॉट 0.367। जब आप सॉल्व करेंगे rc से कैंसिल हो जाएगा, e की पावर -1 आ जाएगी, और e की पावर -1 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.367, or we can write this equation q over q naught, which is equals to 0.367, and q over q naught is equals to 36.7%. Here 36.7% is the amount or a reference point where we can say that the discharging of capacitor reach at its maximum value, यानी कि जिस मैक्सिमम वैल्यू पर डिस्चार्जिंग आपके पास पहुंचती है वो मैक्सिमम वैल्यू ओरिजिनल चार्ज या मैक्सिमम चार्ज का 36.7% होता है। सिमिलरली जिस मैक्सिमम वैल्यू को हम चार्जिंग के लिए कंसीडर करते हैं वो मैक्सिमम चार्ज का 63.7% चार्ज होता है। नाउ द टॉपिक इज application of charging and discharging of capacitor. The charging and discharging of capacitor has many applications. One of these is capacitor discharge ignition, CDI. You are familiar from this name CDI because in modern motorcycles or many machines we use this type of ignition, which is known as CDI ignitions. Capacitor discharging ignition is a type of automotive electronic ignition system which is widely used in motorcycle, lawn movers, chainsaws, small engines, turbine power, aircraft, and some cars. It was originally developed to overcome the long charging time associated with high inductance coil used in inductive ignition system, making the ignition system more suitable for high engine speed. क्यों यूज किया जाता है CDI सिस्टम को? क्योंकि इससे पहले हमारे पास जो सिस्टम यूज होता था वो इंडक्टेंस कॉइल, यानी कि हम कह सकते हैं जो आपके पास चोक कॉइल आती है उसके जरिए से यूज किया जाता था, और चोक कॉइल हाई अमाउंट ऑफ करंट रिक्वायर्ड करती थी उसको चार्ज करने के लिए कॉइल को, प्लस उस कॉइल को रन करने के लिए लॉन्ग टाइम रिक्वायर्ड था चार्जिंग के लिए, जिसकी वजह से आपके पास एफिशिएंसी पे इफेक्ट पड़ता था। CDI सिस्टम क्योंकि जल्दी चार्ज और जल्दी डिस्चार्ज होने का सिस्टम है, इस वजह से इसको ज़्यादातर अब यूज़ किया जाने लगा है ताकि कम टाइम में ज़्यादा एफिशिएंसी गेन की जा सके। It can enhance the capability of power supply and make the spark much stronger. जो भी स्पार्क जनरेट होता है बाइक्स के अंदर, जो कि कंबशन चैम्बर को रन कर रहा होता है, उस स्पार्क को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और पावर सप्लाई की कैपेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए CDI सिस्टम को यूज किया जाता है। This is the end for today's lecture. If you have any question or any query, then you can ask me on my WhatsApp number. Thank you, students.